तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स को आपने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट भी किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत ही अच्छे अंकों के साथ अभी तक थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपके स्कोर आ रहे हैं उसको इसी तरह से मेंटेन करेंगे। और जिन लोगों के भी मार्क्स अभी कम आ रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका शायद बीएड का जो परसेंटेज है वो अभी कम है, तो उनके पास ये आखिरी अवसर है अपने परसेंटेज में सुधार करने का, और सुधार भी कुछ अच्छे प्रतिशत के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इस बात पर जोर देते हुए बता रहा हूँ कि आप इस सेमेस्टर में अपने पिछले पूरे सेमेस्टर की जो भी कुछ कमियां रह गई हैं उसको आप थोड़ा भरपाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम को देकर अपने परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना यही है कि आपको यहाँ पर अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए मेन सब्जेक्ट के साथ साथ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी चुनाव करना है जो कि आपको आगे आपके आने वाले भविष्य में, यानी कि टीचिंग कैरियर में तो मदद करे ही करे, साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप चेक करिएगा कि सिलेबस जो है फोर्थ सेमेस्टर का वो क्या है और ऑप्शनल सब्जेक्ट को हमको किस तरह से चुनना है। तो अगर इस बात से आप अभी अवेयर हो चुके हैं, आपको इस बात का ज्ञान हो गया है कि आपका ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप अब इस बात के लिए भी तैयार हो चुके हैं कि अब आप अपना परसेंटेज या इस सेमेस्टर में अधिक से अधिक कैसे स्कोरेंगे। आपको पता है एक ही हमारा कंपल्सरी सब्जेक्ट है दोस्तों, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो हमारा ये जो पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसे हम बोलते हैं पाठ्यक्रम में भाषा भी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी है। इसके अलावा दो अन्य सब्जेक्ट भी हैं, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शनल बी। तो इसमें से आपको बी और ऑप्शनल ए में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है और यहाँ से भी कोई एक सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं ऑप्शन में और यहाँ पर भी आपके 3 सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट में से कोई एक यहाँ से लेना है और कोई एक यहाँ से आपको लेना है। तो कुल मिलाकर आपको इस सेमेस्टर में जो है टोटल 3 पेपर देने हैं, एक कंपल्सरी पेपर और दूसरा आपका ऑप्शनल पेपर। उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है इसके संबंध में डिटेल वीडियो बनाया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो की बात करते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है या हम अभी डिस्कस करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो फर्स्ट है हमारा वर्ष 2021 का जो पेपर है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये पेपर है हमारा लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम का। तो आइए पेपर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आए। तो ये पेपर भी दोस्तों जैसा कि आपके पिछले सेमेस्टर्स में आप पेपर देते आए हैं उसी तरह से मेन पेपर है। तो ये भी आपका 90 मार्क्स का ही होगा, 3 घंटे का पेपर है, 90 अधिकतम अंक हैं और सेक्शन ए बी और सी में आपका ये 3 भागों में विभक्त है या डिवाइडेड है। पहला क्वेश्चन जो होता है सेगमेंट ए से वो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले भी किए हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो अगर नहीं भी मिलते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर, अभी जैसा कि मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो इनके क्वेश्चन के आंसर जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगे आपको। और इसके पहले भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को यूज़ करिए और वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट दोस्तों मैं आप लोग को अभी करना चाहूँगा कि जो भी दोस्त जो भी वर्किंग हैं आपके, या जिनको टाइम कम मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, या किसी भी कारण से जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है और अभी तक का परसेंटेज कम है, इनको लग रहा है कि शायद वो सीटेट और रिपीटेड जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा कोई भी छात्र जिसको लगता है कि उनको 1-to-1 गाइडेंस की ज़रूरत है,
आपको लगता है कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूं या आपको कुछ मदद कर सकता हूं, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आप लोग की है, तो अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस सेमेस्टर से, चाहे वो आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या आपके फोर्थ सेमेस्टर में हो या सेकेंड या थर्ड किसी भी वर्ष में आप हो, आप मेरा ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मिनिमल चार्ज पे, यानी कि बहुत ही निम्न शुल्क पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब शुल्क लेने का कारण ये है कि मैं आपको जस्ट यहाँ बता दूँ कि कुछ चीज़ें मुझे अरेंज करनी पड़ती है जिसके लिए थोड़ा कॉस्ट लगता है, अदरवाइज मैं आपसे ये कॉस्ट भी नहीं कहता। तो अभी जैसे कि पिछले सेमेस्टर्स में भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े थे, तो मैंने उनको अपने लेवल पे प्रयास किया है कि उनको बता पाऊँ, उनके एग्ज़ाम्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करवा पाऊँ, जिसमें से करीब 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे यूपी टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। उन्होंने यूपी टेट और सी टेट को भी ठीक ठाक मार्जिन के साथ में क्लियर किया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अंक लेकर आए, लेकिन जो एग्ज़ाम छोड़ने वाले थे उन्होंने एग्ज़ाम को अच्छे से पास किया। दूसरा, रेगुलरली जो नोट्स वगैरह मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ उसकी मैं रेगुलर क्लासेस ले पाया उनके लिए, तो उनके भी एग्जाम्स में थोड़ा मदद कर पाए। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, करीब 7 स्टूडेंट्स बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आए थे मेरे पास में कि बिल्कुल दिक्कत हो रही है। और इसी तरह से बीएड थर्ड सेमेस्टर के भी काफ़ी मेरे स्टूडेंट जो पहले से जान पहचान के थे, उन्होंने भी मुझे संपर्क किया तो उनको भी ऐड किया। तो अप्रॉक्सीमेटली करीब 20 स्टूडेंट के करीब जो है, करीब 1.5 महीने के करीब मैंने उनको थोड़ा हेल्प किया है इसी तरह से। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर यही गाइडेंस मैं आपको रेगुलर दूँ तो हो सकता है आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो। तो अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है, जो भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी करनी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, जिसपे कि आप मुझे, और ध्यान रखिए इस पे सिर्फ वही लोग मैसेज करें या कॉल करें जो कि इस पेड स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अदरवाइज फ्री में जो भी मैं अभी कंटेंट आपको शेयर करता रहता हूँ बिल्कुल इसी तरह मिलेगा और आगे इससे भी बेहतर कंटेंट मिलेगा, इसकी आप चिंता ना करें। लेकिन हाँ, जिनको ज़रूरत है 1-to-1 इंटरेक्शन की, 1-to-1 बात करके समझने की, उनके लिए ये आपका पेड कोर्स रहेगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, जस्ट फॉर अनाउंसमेंट था, मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। पहला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है कि मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है अनुभव का अर्थ। तो आप सबको पता है जब हम कोई काम करते हैं, किसी स्थिति में होते हैं, उस स्थिति के बीच जाने के बाद, उस काम को कर लेने के बाद उससे जो ज्ञान मिलता है, उससे जो हमको एक समझ मिलती है, उसे हम कहते हैं अनुभव। अनुभव मतलब जिसे हम संजो कर रखते हैं ताकि आगे भविष्य में उसके आधार पर हम निर्णय ले सकें, उसके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकें, या फिर भविष्य में अगर उसी तरह की परिस्थिति हो तो उस पहले के ज्ञान का हम इस्तेमाल करके वर्तमान स्थिति में अपनी स्थिति के साथ सामंजस्य बैठा पाए। इस तरह का जो ज्ञान होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपीरियंस। ठीक से डेफिनेशन, अच्छी से डेफिनेशन हम लोग डिटेल वीडियो या डिटेल सॉल्यूशन में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह से 2 डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉजिकल थिंकिंग। देखिए दोस्तों, जब किसी समस्या के समाधान से के उद्देश्य से, या फिर जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से जब हम चिंतन करते हैं, चिंतन जिसमें कि समस्या के समाधान के साथ साथ समस्याओं के कारण, उसके उपयुक्त समाधान के साथ साथ कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, क्या बाधाएं आ सकती हैं, जब हर एक दृष्टिकोण से हम किसी विषय के ऊपर चिंतन करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल या तार्किक चिंतन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। कोर करिकुलम। जी हाँ दोस्तों, समन्वित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन है आपका समन्वित पाठ्यक्रम। तो जैसा कि नाम ही सजा रहा है आपको कि कोर करिकुलम, यानी कि किसी भी करिकुलम का वो कोर हिस्सा, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसको कि उस करिकुलम के यानी उस पाठ्यक्रम से हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि आपका बीएड का पाठ्यक्रम, इसमें कोर सिलेबस है, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कोर है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा जो 4 सब्जेक्ट थे, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये क्या कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। तो जो ऑप्शनल है उनको नहीं, लेकिन जो कोर एलिमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोर करिकुलम। तो किसी भी पाठ्यक्रम का वो हिस्सा जो कि उसका रीढ़ की हड्डी होती है, जो महत्वपूर्ण होती है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता उस पाठ्यक्रम से, उसे बोलते हैं हम लोग
कोर करिकुलम। मीनिंग ऑफ कॉग्निशन यानी कि संज्ञान का अर्थ। देखिए दोस्तों, संज्ञान का अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ से जब परिचित होते हैं, किसी चीज़ का जब अनुभव करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या किसी चीज़ को जब देखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं संज्ञान। शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो कॉग्निशन का मतलब होता है कोई नई चीज़ सीखना, किसी नए अनुभव को या किसी नए कौशल का ज्ञान प्राप्त करना। एजुकेशनल टेलीविज़न, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है एजुकेशनल टेलीविज़न, शैक्षिक दूरदर्शन। तो जैसा कि आप सबको याद होगा या आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि टीवी के माध्यम से, जैसे कि भारत में दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए कृषि दर्शन, छात्रों को शिक्षित करने के लिए विज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, इस तरह के चैनल्स थे। यानी कि टीवी के माध्यम से जब दूरवर्ती क्षेत्रों तक, देश के अलग अलग कोनों तक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया जाता है, किसी भी समय पर, किसी भी एक निश्चित अवधि में जब लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती है शिक्षा के माध्यम से, उपग्रहों के उपयोग से, तो इसे बोलते हैं एजुकेशनल टेलीविज़न। तो ऐसे टेलीविज़न जिनका उपयोग या ऐसे टेलीविज़न का प्रारूप या माध्यम जिससे कि शिक्षा के उद्देश्यों से शिक्षा का संबंधित कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है, वैसे प्रोग्राम या वैसी चीज़ें प्रसारित की जा रही है, वैसे क्लासेस ली जा रही हैं, तो वो होता है एजुकेशनल टेलीविज़न। आजकल की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की एजुकेशनल टेलीविज़न का एक हिस्सा है, लेकिन पूर्णतः वो एजुकेशनल टेलीविज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीवी वाली बात नहीं है, यहाँ कोई उपग्रह से काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसे कनेक्शन का यूज़ हो रहा है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि योजना का अर्थ। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि जब कोई कार्य आरंभ होता है तो हम उसके लिए योजना बनाते हैं कि किस प्रकार उस काम को पूरा करना है, उस काम का उद्देश्य क्या है, इस काम को कितने समय में करेंगे। तो जब किसी कार्य को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी मिशन को लेकर, किसी उद्देश्य को लेकर जब हम उससे संबंधित काम करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरा समय अवधि जिसमें वो काम होता है, उस सारी अवधि यानी कि इसको हम पूर्व में ही निर्धारित कर लें। जैसे कि पंचवर्षीय योजना, या सरकार कहती है कि अगले 2 वर्षों हम इस प्रकार की आर्थिक विकास कर लेंगे, सामाजिक विकास कर लेंगे, तो वो क्या होती है, एक योजना होती है। इसी तरह से आपके पाठ्यक्रम का आपकी 2 वर्षीय योजना है, आप जो पढ़ाई करते हैं 2 वर्ष की योजना होती है। तो जब किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय अवधि के अंदर जब हम कोई कार्यवाही करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग योजना यानी कि प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपका प्रैक्टिकल भी होता है और प्रोजेक्ट आपका थियोरेटिकल भी हो सकता है, यानी कि रिसर्च रिलेटेड भी हो सकता है। मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशन का अर्थ, जब कोई ज्ञानवर्धक बात सीखने के लिए जब हमको कोई इंस्ट्रक्टर यानी कि टीचर, ट्रेनर, कोच, गाइड यानी कि जो हमारे शिक्षक या हमसे कोई बड़े, जब हमको स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जब कोई एक अपनी निगरानी में कोई चीज़ सीखने में मदद करते हैं, हमें वो सही सही बातें बताते हैं कि अगर किसी कार्य को करना है तो आपको किस प्रकार से करना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्टर। जैसे कि आप योगा करने जाते हैं तो योगा करने का हर व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, तो वहाँ पर होता है योगा इंस्ट्रक्टर। इसी तरह से जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, जब आप कार ड्राइविंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई सिखाने वाला होता है, वो आपको हर एक स्टेप पर बताता है कि जैसे आप कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपको बताएगा कि अभी ब्रेक लगाना, अभी आपको एक्सेलरेट करना, अभी आपको लेफ्ट मुड़ना, अभी आपको राइट। तो जब किसी सीखने की प्रक्रिया के दौरान कोई आपको छोटी छोटी बातें सिखा रहा है जिससे कि आपके ज्ञान वर्धन और जिस उद्देश्य से जो आप चीज़ें सीख रहे हैं उसके उद्देश्य की प्राप्ति में आपको मदद कर रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, निर्देशन। डिटेल्ड और सही आंसर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे आप सही और करेक्ट आंसर देखेंगे। यहाँ पे एक आपको एक आभास दे रहा हूँ, उत्तर का एक तरीका समझा रहा हूँ कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक, यहाँ पे टेक्स्ट बुक लिखा है, इसको करेक्ट करेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, देखिए VVPSU वाले भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो टेक्स्ट बुक होगा ना कि टेक्स्ट बुक होगा। तो टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट क्या है, पाठ्य पुस्तक की अवधारणा क्या है। तो किसी भी ट्रेनिंग सेशन, किसी भी शैक्षणिक प्रक्रिया का अपना एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को सीखने के लिए, उस पाठ्यक्रम को समझने के लिए हमें पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो वो जो पुस्तकें किसी पाठ्यक्रम को सीखने और समझने के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 10 सेक्शन ए यहाँ पर समाप्त होता है। तो टीचिंग को त्रिमुखी या ट्राइपोलर प्रोसेस जॉन डीवी द्वारा बताया गया था, और उनके हिसाब से एक टीचर,
एक छात्र और वो वातावरण जो कि क्लासरूम का हो सकता है, आपके कॉलेज का हो सकता है, प्लेग्राउंड का हो सकता है, या जहाँ पर आप चीज़ों को सीख रहे हैं वो वातावरण, तीनों मिलकर आपस में जब इनका सही समन्वय होता है, आपस में सही कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाकर सीखने की प्रक्रिया या शिक्षण की प्रक्रिया जो है पूरी हो पाती है। तो इसे बोलते हैं टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, क्योंकि इसके 3 प्रमुख घटक है। एक है शिक्षण देने वाला यानी कि टीचर, गाइड, ट्रेनर, दूसरा सीखने वाला जिसे बोलते हैं लर्नर या स्टूडेंट, और तीसरा वो वातावरण जहां हम सीख रहे हैं, यानी कि क्लासरूम हो सकता है, अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं तो वो कार हो सकती है, अगर आप क्रिकेट खेलने जाए तो प्लेग्राउंड हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें मिलकर त्रिकोणीय आपका त्रिमुखी प्रक्रिया का निर्माण करती है। आइए सेक्शन बी चलते हैं। सेक्शन बी, जैसा कि आप सबको पता है कि 200 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर हमको करने होते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आपको कुल मिलाकर जो है 5 प्रश्न करने हैं, और हर एक प्रश्न के लिए आपको जो है 8 अंक मिलता है। 8 अंक के लिए आपको कुल 200 शब्द में उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 40 अंक वाला जो सेक्शन बी है, इस पे हम क्वेश्चन का चुनाव कैसे करेंगे और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है और क्या क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के स्रोतों को स्पष्ट करिए। देखिए, आप ये इस तरह के क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को। लेकिन जब आपको नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन द, अब इसी के अथवा में है, तो मेरा सजेशन होगा कि जो सरल क्वेश्चन दिखता हो आप उसको अटेम्प्ट करिए, ना कि जटिल क्वेश्चन। आपको परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन करना, ना कि आपको वहाँ पे अपना जुझारूपन दिखाना है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है। आपको सही प्रश्न लिखना है जिसमें आपको ज़्यादा अंक मिले, आपको उसका चुनाव करना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि भाई आप टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इजी क्वेश्चन करिए ना, इजी क्वेश्चन तभी तो दिया है आपके क्वेश्चन में कि आप उसको भी करके नंबर ले सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन किसी के लिए इजी हो सकता है, बट आमतौर पे ये थोड़ा सा टफ रहेगा। एक्सप्लेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन एज सजेस्टेड बाय ब्लूम। ब्लूम के द्वारा सुझाए गए संज्ञानात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन का आंसर हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लीजिए, जो सरल है उनको करिए ना। इस क्वेश्चन में भी आपको 8 ही मार्क्स मिलेंगे, और पिछले क्वेश्चन में जहाँ की आपको डिफरेंट सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में पूछा गया, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों के बारे में पूछा, वहाँ भी 8 ही अंक मिलेगा। तो प्रश्न का चुनाव ऐसा करिए जो सरल भी हो और आपको अच्छे से लिखना भी आता हो। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, डिस्कस द रोल ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम टीचिंग। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आज हमारे आसपास में जो भी आईसीटी तकनीकी है, जिसमें प्रोजेक्टर हो सकता है, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डर हो सकते हैं, आपके एनिमेशन हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कि आज के जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी आईसीटी है। जब इनका उपयोग क्लासरूम के शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए, क्लासरूम की प्रक्रिया को, टीचिंग प्रक्रिया में और बेहतरी लाने के लिए, उसको और निखारने के लिए जब किया जाता है, तो इसे ही बोलते हैं रोल ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। यानी कि यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, या इन सारी चीज़ों का हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में क्या महत्व है, क्या योगदान होगा, रोल क्या प्ले करेंगे, तो आपको बताना है कि ये शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। अब कैसे होगा वो हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी के अथवा में, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। जी हाँ दोस्तों, अब पूछ रहा है कि किताब जो होती है आपकी पाठ्य पुस्तक और आपकी जो पाठ्यचर्या, उसमें क्या क्या संबंध है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, आप देखेंगे यहाँ पे, डिस्क्राइब द यूटिलिटी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ वीडियो टेप फॉर ए टीचर। टीचर के लिए वीडियो टेप की क्या उपलब्धता हो सकती है, उपयोगिता हो सकती है। एक शिक्षक के लिए वीडियो टेप की क्या उपयोगिता हो सकती है, स्पष्ट रूप से बताएं। तो अच्छा प्रश्न है। देखिए, वीडियो टेप की मदद से आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने क्लासरूम की जो आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाने की प्रक्रिया को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर दूसरे को दिखाकर उससे फीडबैक ले सकते हैं, बच्चों को दिखाकर उससे फीडबैक ले सकते हैं, खुद भी देखकर अपने काम का असेसमेंट कर सकते हैं और अपने काम में बेहतरी कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मदद करेंगे। बच्चों के व्यवहार को भी आप दोबारा से रिकॉर्डेड टेप की मदद से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कौन सा बच्चा क्लास में अच्छे से देख रहा था, कौन सा ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड नहीं
कर रहा था, कौन सा बच्चा है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना, बच्चे ने किस तरह के उत्तर दिए, किस तरह का उसका रिस्पांस था, उसका कॉन्फिडेंस कैसा था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जो है रिकॉर्डेड यानी कि वीडियो रिकॉर्डर की मदद से आप इस्तेमाल करके अपनी शिक्षण और सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। अथवा आप इसी क्वेश्चन के दूसरे में लिख सकते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखिए ये फिर 8 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगता है ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अगर आपका एक सिंगल क्वेश्चन आता है तो आपके लिए अच्छा होता है। अगर सिर्फ इतना पूछता है कि व्हाट इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो मैं सलाह देता आप जरूर करें। लेकिन जब दोनों क्वेश्चन पूछ लिया है काफ़ी लंबे हो जाएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करिए और इसके ऊपर वाला ऑप्शन जो था उसको आप यूज़ करिए। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अभी माफ़ करिएगा, जस्ट व्हाट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेथड। प्रत्यय क्या है और प्रत्यय के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको कुल मिलाकर जो है 5 प्रश्न करने हैं, तो आप ऐसे कोई 4 प्रश्न लीजिए जो कि आपको आसानी से आते हैं। इसके अलावा इसके नीचे है आपका अथवा में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये देखने में लेंथी लगेगा, लेकिन आप 3 बॉक्स बनाइए और इनको लिख दीजिए। आसान है, भले ही आपको क्वेश्चन आपको 3 भाग में करना है, लेकिन आप इसको फटाफट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं। तो परीक्षा में अच्छे प्रश्न का चुनाव करना, ऐसे प्रश्न का चुनाव करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं सेक्शन बी से। आपका सेक्शन बी से 6ठा प्रश्न है, व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, व्हाट इज इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। अनौपचारिक शिक्षा में क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, हमारे आधुनिक समाज में इसकी क्या आवश्यकता और महत्व है। अथवा आप लिख सकते हैं, विच थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। अच्छा प्रश्न है, जब मेरा एग्ज़ाम था, मेरा ही पेपर है ये, तो मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया था, मतलब हमारे पेपर में भी ये आया था क्वेश्चन, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें 10 पॉइंट लिखिए और हर पॉइंट की में आप 50 वर्ड में एक्सप्लेन कर दिए, 500 वर्ड में आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करना है जो कि आपको अच्छे से स्कोर करने और अच्छे से लिखने में आपको मदद भी करे, ताकि आपका प्रदर्शन अच्छा हो, जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं वो देखने में भी अच्छा लगे, और टीचर भी जब आपके क्वेश्चन के आंसर को चेक करे तो उसको लगे यार कि स्टूडेंट को नॉलेज तो है। तो इस तरह का आपको एक्सप्रेशन वहाँ पे क्रिएट करना है। आगे अब देखेंगे यहाँ पे सेक्शन सी से, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपको पता है दोस्तों, सेक्शन सी जो है हमारा मात्र 2 ही क्वेश्चन करने, अटेम्प्ट इन 2 क्वेश्चन, और लगभग 500 शब्दों में उत्तर है। लगभग बोला है 500 शब्द, आप लोग सोचते हैं कि 500 शब्द के ऊपर भी जितना चले जाएं, इस बात को समझने का प्रयास करें। लगभग का मतलब ये नहीं होता कि 500 शब्द एकदम पूरा ही करना, टारगेट लेके नहीं चलना है। 450 शब्द में भी शायद आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन 450 से लेकर 500 शब्दों का एक दायरा आप जरूर कवर करिए। इससे कम भी नहीं ठीक रहेगा, और इससे ऊपर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपके उत्तर में वो बात है आपने सही से लिखा है। तो कंटेंट के ऊपर फोकस करिए, एकदम से क्वांटिटी बढ़ाने के ऊपर फोकस मत करिए। चलिए पहले प्रश्न ले लेते हैं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ इंटरनेट इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। कोई 2 प्रश्न करने दोस्तों, हर प्रश्न के लिए आपको जो है यहाँ पर 15 अंक मिलने वाले हैं। टोटल 30 नंबर का सेक्शन है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे आधुनिक समाज में इंटरनेट की उपयोगिता, माफ़ करिएगा 1 मिनट। हमारे आधुनिक समाज में इंटरनेट के महत्व और उपयोगिता का वर्णन कीजिए। माफ़ करेगा दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी। जी दोस्तों, शिक्षा और समाज में कंप्यूटर के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 9, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। देखिए सारे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता रहा था कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से इसमें 15 में कम से कम 12 या 13 ला सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 90 नंबर में मेरे खुद के, मैं अपने मार्क्स बताता हूँ, 69 मार्क्स थे आपके, और मेरे ही नहीं थे, मेरे से बहुत सारे मेरे बैच में जो स्टूडेंट्स थे उनके तो 70, 75 और 80, मेरा कम था। और उसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे जैसे आपका प्रदर्शन कम ना हो जाए। मैं जिस जगह पे मिस कर गया वहाँ आप मिस ना करें, इसलिए मेरा अगर 69 है, मैं चाहता हूँ आप कम से कम 79 और 80 प्लस इस सब्जेक्ट में स्कोर करें। इससे आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे और
कहीं ना कहीं आप जिस उद्देश्य से इस पूरे प्रक्रिया को कर रहे हैं, शिक्षण के कोर्स को कर रहे हैं, वो भी आप कर पाएँ। लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पर, देखते हैं अगला। सूचना क्या है जीवन में, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर इंटरप्रिटिंग नॉलेज, गिव आंसर विथ एग्जांपल्स। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान के व्याख्या करने के लिए भाषा का क्या महत्व है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये पूरी तरह से जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का क्वेश्चन है, तो इसको लिखना है तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करिए। हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल इन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो तैयार कर पाए होंगे, जिनके पास कॉन्सेप्ट होगा, वही ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। छात्रों की क्षमता के विकास में सूचना संचार एवं संप्रेषण तकनीकी किस प्रकार उपयोगी है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको सोच कर, बिना ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दे, सोच कर अगर प्लान वे में करेंगे तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप 15 में से 15 भी ले सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। तो ये थे क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन के सिलेक्शन को भी आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ कि हम दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को भी देखेंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।